जरा सोचिए, एक कंप्यूटर जो इतना बड़ा है कि एक पूरा कमरा भर जाए। और फिर उस छोटे से डिवाइस के बारे में सोचिए जो आज हमारी जेब में आराम से फिट हो जाता है। कंप्यूटिंग का ये जो सफर है ना, ये वाकई कमाल का है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है इस बात की कि कैसे हमारी दुनिया, मतलब पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई। अच्छा, इस बदलाव का अंदाजा लगाने के लिए चलिए 1946 के ईनिया कंप्यूटर को देखते हैं। वजन करीब 30 टन और साइज भाई एक पूरा घर ही समझ लीजिए। और आज आज हमारे पास है हमारा मॉडर्न स्मार्टफोन। ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ हैरान करने वाला नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा इनकलाब आया है। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। हम एक ऐसी मशीन से जिसे ठंडा रखने के लिए अपना अलग पावर ग्रिड चाहिए होता था, एक ऐसे डिवाइस तक का सफर कैसे तय कर पाए जो आज हमारी हथेली पर पूरी दुनिया रख देता है। बस इसी सवाल का जवाब आज हम सब मिलकर ढूंढने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों से। और जब मैं विशालकाय कहता हूं तो मेरा मतलब है सचमुच के जायंट्स। ये टेक्नोलॉजी के उन शुरुआती दिनों की पहचान थे और इन्हें चलाने के लिए कह सकते हैं कि एक छोटी मोटी सेना ही लग जाती थी। अब इन मशीनों के दिल में जो धड़कता था वो था वैक्यूम ट्यूब। इसको आप एक ऐसे लाइट बल्ब की तरह समझ सकते हैं जिसके पास सोचने की शक्ति हो। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये ट्यूब्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे। बिजली तो बेहिसाब पीते थे और इतनी जल्दी जल्दी खराब होते थे कि बेचारों टेक्नीशियंस को रोज उन्हें बदलना पड़ता था। सोचिए, इन शुरुआती कंप्यूटर्स ने एक दो नहीं बल्कि हजारों वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। और इसका नतीजा ये था कि मशीनें बहुत बड़ी और भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं थीं। इसीलिए इन्हें सिर्फ सरकार या सेना जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ही इस्तेमाल कर पाते थे। आम लोगों के लिए तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात जैसी थी। लेकिन फिर आया एक ऐसा क्रांतिकारी आविष्कार जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू हुई दूसरी पीढ़ी, जिसे हम द ट्रांजिस्टर लीप के नाम से जानते हैं। वैक्यूम ट्यूब की सारी दिक्कतों का एक ही जवाब था, ट्रांजिस्टर। ये एक छोटा सा सॉलिड स्टेट स्विच था। काम वही करता था जो वैक्यूम ट्यूब करता था, पर कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से। सच कहूं तो ये कंप्यूटिंग की दुनिया का एक असली गेम चेंजर था। ये जो तुलना है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ लाइट बल्ब के साइज का वैक्यूम ट्यूब और दूसरी तरफ चावल के दाने जितना छोटा सा ट्रांजिस्टर। बिजली भी बहुत कम लेता था और खराब लगभग कभी नहीं होता था। बस इसी एक आविष्कार ने कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और आम लोगों की पहुंच तक लाने का रास्ता खोल दिया। अच्छा, तो ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को छोटा तो बना दिया, पर अब एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। हजारों लाखों ट्रांजिस्टरों को एक साथ जोड़ा कैसे जाए? और इसी सवाल के जवाब से शुरू होती है तीसरी पीढ़ी, यानी एक चिप पर एक पूरा शहर बसाने की कहानी। इसका हल निकला इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम सब आईसी कहते हैं। आइडिया बहुत ही शानदार था। क्यों ना ढेरों ट्रांजिस्टर्स को एक साथ एक ही सिलिकॉन चिप पर प्रिंट कर दिया जाए। बस इससे तारों के उस उलझे हुए जाल की जरूरत ही खत्म हो गई जो कंप्यूटरों को इतना बड़ा और भरोसे के लायक नहीं बनाता था। जो शुरुआती आईसीज थे ना, उन पर बस कुछ दर्जन कंपोनेंट्स ही होते थे। हाँ, आज के हिसाब से देखें तो ये कुछ भी नहीं लगता, पर उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने कंप्यूटर की दुनिया में डेंसिटी यानी घनत्व की एक नई क्रांति ही ला दी। और इस टेक्नोलॉजी का असल दुनिया पर जो असर हुआ वो तो जबरदस्त था। अब कंप्यूटर सिर्फ सरकारी लैब्स की चीज नहीं रह गए थे, वो बिजनेस, यूनिवर्सिटीज और दूसरे कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बहुत जरूरी टूल बन चुके थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ने उस क्रांति के लिए स्टेज तैयार कर दिया था जो कंप्यूटिंग को सीधे हमारे घरों तक, हमारी डेस्क तक लाने वाली थी। और ये थी चौथी पीढ़ी की शुरुआत। इस पीढ़ी का दिल था माइक्रो प्रोसेसर। जरा सोचिए, एक कंप्यूटर का पूरा दिमाग यानी उसका सीपीयू सिमटकर एक नन्ही सी चिप पर आ गया। ये पिछली पीढ़ी में हुए सारे काम का कह सकते हैं एक क्लाइमैक्स था। और यहां पर तरक्की की रफ्तार तो बस देखने लायक थी। चौथी पीढ़ी के खत्म होते होते एक माइक्रो प्रोसेसर पर लाखों ट्रांजिस्टर समा जाते थे। ये मूर के नियम का जीता जागता सबूत था। वही नियम जो कहता है कि एक चिप पर ट्रांजिस्टर्स की संख्या हर 2 साल में डबल हो जाएगी, जिससे कंप्यूटिंग पावर तेजी से बढ़ती जाएगी। ये जो पूरी क्रांति थी, ये कुछ बहुत ही खास पलों में हुई।
1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर 1977 में एप्पल II जैसे पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च हुए, और फिर 1990 में आया वर्ल्ड वाइड वेब, जिसने इन सारी मशीनों को एक ग्लोबल नेटवर्क में जोड़ दिया। तो ठीक है, अब तक हमने कंप्यूटर्स को छोटा, तेज और सस्ता बना लिया, पर अब आगे क्या? यहीं से पांचवी पीढ़ी हमें साइज और स्पीड से आगे ले जाती है और कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी खोज शुरू होती है, कंप्यूटर्स को स्मार्ट बनाने की खोज। एआई के एक पायोनियर मार्विन मिन्स्की की ये बात आने वाली चुनौतियों को, चाहे वो फिलोसॉफिकल हों या टेक्निकल, बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। अब बात सिर्फ कैलकुलेशन करने की नहीं है, अब कोशिश है चेतना यानी कॉन्शियसनेस बनाने की। और ये जो खोज है, ये कई अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर्स को सीखने और तर्क करने में मदद कर रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जिससे वो हमारी भाषा को समझ पा रहे हैं। और फिर क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजें हैं, जो तो कंप्यूटिंग की पूरी परिभाषा ही बदलने का वादा करती हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं जिन्हें आज के कंप्यूटर कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो कुल मिलाके बात यह है कि पहली 4 पीढ़ियों ने कंप्यूटर्स को मेमोरी दी, यानी जानकारी को स्टोर करने और प्रोसेस करने की ताकत। लेकिन जो 5वीं पीढ़ी है और जो कुछ भी इसके बाद आएगा, उसका लक्ष्य है उन्हें एक दिमाग देना, सोचने, सीखने और कुछ नया बनाने की काबिलियत। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब हम मशीनों को एक दिमाग दे देंगे, तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा?